वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दोबारा सिंपल एनालॉजी। अभी हम लोग एनालॉजी चैप्टर का ये पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एनालॉजी से। ये आपका मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के ही कंटिन्यूशन के अंदर चैप्टर है। इसके पार्ट 1 के अंदर हम सभी तरह के रिलेशंस को देख चुके हैं एक बार। सो जिस भी बच्चे ने वह पार्ट नहीं देखा है वह एक बार जाके 1 घंटे के अंदर में सारे तरह के रिलेशंस, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, वर्कर्स के बारे में बताया था। वर्कर्स किस तरह का टूल यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया था। क्या उनका ऑपरेशन है उसके बारे में बताया था। क्या उनका प्लेस ऑफ वर्क है उसके बारे में भी बताया था। राइट। सो आपको मैंने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में, काफ़ी अलग अलग तरह के रिलेशंस के बारे में बताया था। ठीक है। सो इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं हमने बीच में कई बार एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखा भी है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ जंप करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि क्या रिलेशन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहीं शुरू करता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट। सो आपको पहला एग्जांपल क्या बोलता है कि लेट्स से ताजमहल, ओके, ताजमहल गिवन रेशियो विद आगरा। सो टेल मी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कुतुब मीनार। यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब आपको पता है इनका रिलेशन पहले फाइंड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का रिलेशन फाइंड करना। अब ताजमहल हमें पता है एक मॉन्यूमेंट है, कहाँ पे है वो, आगरा। मतलब दिस इज़ व्हाट, अ मॉन्यूमेंट, दिस इज इट्स प्लेस। सो अगेन कुतुब मीनार इज़ अ मॉन्यूमेंट। इसको कहाँ पे होगा वो, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। समझ आ गया। ये एक बहुत ईजी सा एग्जांपल आपके सामने लिया था मैंने कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर के अंदर अभी देखने वाले हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात है, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इसके पार्ट 1 के अंदर। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले डायरेक्शन दी हुई है आपको पहले 3 क्वेश्चंस के लिए, जिसके अंदर आपको देखना है और बताना है कि किस तरह के रिलेशन सेम रिलेशंस है या नहीं। पहले तो रिलेशन फाइंड कीजिए, उसके बाद वही सेम रिलेशन आप लगाइए अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत फिर आएगी नहीं। ओके, चलिए, ये हो गया। यहाँ से हम करना शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। बस इस चैप्टर में सेकंड पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको अब सभी को अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है। देखिए, फ्लावर इज टू बुटीक, इसको आपको समझ आया। फ्लावर का रिलेशन बता रहे हैं ये लोग बुटीक के साथ, तो आपको बताना है कि मिनिस्टर का रिलेशन किससे होगा। चलिए, ये बताना है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, फ्लावर इज टू व्हाट, बुटीक, राइट। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मिनिस्टर रेशियो व्हाट। आपके पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का आंसर, सही विकल्प को यहाँ मार्क करना है। ठीक है। चलिए, सो पहला क्या आता है आपका, वोटर्स। जैसे फ्लावर क्या है, ये फ्लावर हो गया, राइट। एक बुटीक में क्या होता है, ये लीजिए, ये हो गया एक बुटीक। ठीक है। मतलब क्या था, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे मल्टीपल, ऐसे ही एक मिनिस्टर है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीपल मिनिस्टर्स होंगे तो क्या बोलेंगे, वोटर्स थोड़ी बोलेंगे। मिनिस्टर्स को हम वोटर्स नहीं बोलते। कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं बनेगा, डिपार्टमेंट भी नहीं। बेसिकली जब मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, जिस बच्चे की थोड़ी जनरल नॉलेज अच्छी है, वो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। अभी हमें पता है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कहाँ बैठते हैं ये लोग, पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ऑप्शन में आपको पार्लियामेंट भी मिल सकता है, बट पार्लियामेंट इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज जो रिलेशन हमने ड्राइव किया है, दैट इज फ्लावर टू बुटीक, इज एक फ्लावर, फ्लावर को मेंशन किया हमने, ओनली 1 फ्लावर, एंड बुटीक इज कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, या फिर जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ आ जाते हैं। सिमिलरली एक मिनिस्टर, राइट, जब बहुत सारे मिनिस्टर साथ में आके बैठेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
बुटीक, सॉरी इसको हम बोलेंगे व्हाट, कैबिनेट। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए ये था इस पहले क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने इसका देख लिया आंसर, दैट सेकेंड वर्ड बुटीक इज अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट वर्ड इन अ सिमिलर मैनर क्या होगा आपका, मिनिस्टर्स का क्या बन जाएगा, कैबिनेट। सबको यहाँ तक समझ आ गया? चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, आर्ट्स इज रिलेटेड टू सेकेंड इन द सेम वे टर्शरी इज रिलेटेड टू व्हाट। अब चलो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ हल्का सा, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, जो आर्ट्स है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, सेकेंड्स। चलो थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। हमें पता है एक आर के अंदर क्या होता है, 60, एक आर के अंदर क्या होता है, 60 मिनट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 3600 सेकेंड्स एक आर के अंदर। ये चीज़ आपके पास समझ आ गई है अच्छी तरह। इसी तरह टर्शरी कन्वर्ट होगा किसी चीज़ में, ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में। सो नाउ यू फाइंड दैट रिलेशन। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी, यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी। समझ आया? टर्शरी मतलब अ रेडीमेड प्रोडक्ट, सेकेंडरी मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग फेज, प्राइमरी मतलब उसका रॉ मटेरियल, इसकी बात की जा रही है। तो जब आर कन्वर्ट हो रहा है 2 स्टेप लेके सेकेंड्स के अंदर, टर्शरी कन्वर्ट होगा आपका प्राइमरी के अंदर। यहाँ तक समझ आया? एवरीबडी इज़ क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। चलिए सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया? नाइस। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, इसका आंसर हो गया प्राइमरी। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड्स, ठीक है, इज द थर्ड पोजीशन टू आर, बिकॉज आर पहले कन्वर्ट हो रहा है मिनट में, देन मिनट कन्वर्ट हो रहा है सेकंड में। इसी तरह टर्शरी कन्वर्ट हो रहा है पहले सेकेंडरी में, फिर कन्वर्ट होगा प्राइमरी में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी। समझ आ गया हर बच्चे को? यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बिकॉज अब आपको रिलेशन फाइंड करना आ गया ना। अगर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड किया था, फिर हमने अगले क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड किया, और उसके अगले में रिलेशन फाइंड करेंगे। ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो। व्हाट इज अ लोगो और स्पोर्ट्स? चलिए पहले ये देख लेते हैं हम। स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं? इसी तरह आपसे पूछा है नेशन इज रिलेटेड टू व्हाट। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया यहाँ तक? ये आपका पूरा क्वेश्चन बन गया इस फॉर्म में। चलिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही करिए, ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रैक्टिस के टाइम पे ऐसे कर लीजिए, बाकी आपको समझ आ ही जाएगा इसके बाद। अब देखिए हर एक स्पोर्ट्स का अपना एक लोगो होता है, राइट। जैसे कि मैं बात करता हूँ साइकिलिंग की। साइकिलिंग का लोगो में क्या होता है, इस तरह का साइकिल्स बने होते हैं, राइट। साइकिलिंग बनी होती है, ये आपका साइकिलिंग का लोगो हो गया। मैं बात करता हूँ बैडमिंटन का। बैडमिंटन में क्या होता है, इस तरह का 2 रैकेट बने होते हैं, राइट। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? तो एवरी स्पोर्ट्स हैव देयर ओन व्हाट, लोगो। इसी तरह अब मेरी बात बताइए, हर एक नेशन का अपना क्या होता है, जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लैग होता है उसका, एक एम्बलम होता है उसका। हमारा एम्बलम क्या है, अशोक स्तंभ, राइट। इसके ऊपर हमारे टोटल 4 शेर है, ओके। कितने शेर हैं, 4 इन टोटल, नॉट 3, ओके। यहाँ तक समझाया? तो एवरी नेशन हैव देयर ओन एम्बलम, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। नॉट एनिमल, नॉट रूलर, नॉट एंथम। डेफिनेटली एवरी नेशन हैव देयर ओन नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम एंड नेशनल एम्बलम आल्सो। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही जाएगा आपको ये बताना है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही जा रहा है वो है एक स्टैटिक चीज़ जो कि रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम्बलम। समझ आ गया? यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, लेट्स से यहाँ मैं लिख लेता हूँ एम्बलम, जो आपको बहुत क्लियरिटी देगा, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। सिंबल, लोगो इज अ सिंबल, सिमिलरली एम्बलम इज रिलेटेड टू नेशन। चलो अब हम बात करेंगे लेटर एनालॉजी के बारे में। अभी हमने एक सिंपल एनालॉजी पढ़ी जिसके अंदर कोई प्लेस किसी चीज़ से लिंक करती है, स्पोर्ट्स का लोगो उससे लिंक करता है, टीचर का प्रोफेशन उससे लिंक करता है, या उसका सब्जेक्ट उससे लिंक करता है, राइट। जूलॉजी एनिमल हो गया, बॉटनी प्लांट्स हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे लेटर एनालॉजी के लिए। लेटर एनालॉजी के लिए हम किसकी बात करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, A to Z। ओके, चलिए इसके अंदर हम किस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। वी हैव इनफ स्पेस। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि एक लेटर है, लेट्स से दिस A, इसके बाद B C D, ठीक है। इसको हमने कैसे कोड किया? W X Y Z। सो लेट्स से इसको मैंने ऐसे कोड कर दिया, या फिर अगर इसको लिखूँ मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म में, जो एनालॉजी की फॉर्म में आएगा, इसको मैंने लिख लिया ऐसे W X Y Z। अब मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब मुझे बताना है रिलेशन किसका? E F G H, इसका रिलेशन क्या होगा? समझ आया? अब ये एक लेटर्स है, आपको लेटर एनालॉजी के अंदर क्या आएंगे क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड आएंगे, जहाँ पे आप लेटर्स की बात करोगे। आपको पता है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 1, इसका क्या है? 26, इसका 2 3 4, सिमिलरली इसका कितना है? 25 24 एंड 23। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इनका प्लेस वैल्यूज क्या है? 5 6 7 8। इसी तरह आप इसका देखेंगे अब, ठीक है। ओके, इसका क्या हो जाएगा? S T U V। इसका मतलब 22 21 20 एंड 19। समझो, मतलब जो प्लेस वैल्यू इसके आगे से है वो इसके पीछे से है, ठीक है। अगर हम सिंपल ऑर्डर की बात करते हैं तो 1 A की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर हम रिवर्स ऑर्डर की बात करते हैं तो Z की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और A हो जाता है इसमें 26, और यहाँ पे होता है Z इज टू 26। समझ आ गया सभी बच्चों को? क्लियर? ओके, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर हम ये रहा, मतलब फर्स्ट 4 to 13 क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन गोइंग टू बी डिस्कस्ड नाउ, ठीक है। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन कहता है ये, आपको इसका रिलेशन फाइंड करना है। अब कैसे करोगे? देखो, इसको आप पहले चेक करोगे इसका रिलेशन क्या है। EF सेम रिलेशन है, JK। सो बेसिकली इसका क्या है प्लेस वैल्यू? देखो EF, इसकी प्लेस वैल्यू है 5, इसकी है 6। वेरी गुड। ये कन्वर्ट किस में हो गए हैं? JK। अब J की प्लेस वैल्यू क्या है? 10 11, ठीक है। इन दोनों में गैप कितने का है? देखो F G H I J प्लस 4 का, राइट। सो अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? NO, ठीक है। PQRS, ओके। 4 का गैप देते हैं अगर हम MN के बाद, तो क्या आएगा? PQRS प्लस 4 किया TU। समझ आया? प्लस 4 करने से क्या हो गया आपका? ये वैल्यूज आ गई। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? तो TU आपका आंसर में ये रहा। समझ आ गया सही बच्चों को? वेरी गुड, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट? किया कुछ नहीं, हम लोगों ने इनका पहले प्लेस वैल्यू लिख लिया दोनों का। इस प्लेस वैल्यू के अंदर हमने कुछ सिग्निफिकेंट नंबर को ऐड किया, राइट। अब आपने क्या किया? जैसे ही वो सिग्निफिकेंट नंबर आपने इसके अंदर ऐड किया, उसका कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ लिख दिया, जैसे आपने यहाँ लिखा था। सेम N और होगा, ठीक है।
14 15 16 17 18 19 20। सो +4 करने के बाद जो अगला नंबर आएगा दैट इज़ 20 एंड 21। समझ आया? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है, ये वाला FG रेशियो LM। हमको ये एक रेशियो दिया हुआ है, जो रिलेशन ये रिलेशन फॉलो कर रहे होंगे वो रिलेशन इनमें से कौन सा विकल्प फॉलो करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला स्टेप क्वेश्चन को लिख लेना है, FG रेशियो LM। अब देखिए अगर मैं F से L को रिलेट करता हूँ, पहले तो F क्या है, देखो ABCDEF 6, EFG ये हो गया 7, HIJKL, L is what 11, okay, after this LM this is 12। यहाँ तक क्लियर हो गया, 6 7 एंड 11 12। इसमें कितना गैप आया इन दोनों के बीच में, कितना गैप है, G के बाद HIJKL +5 का गैप है। ये रिलेशन इन दोनों के बीच में हमको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये एग्जैक्ट रिलेशन यहाँ दिए गए कौन से ऑप्शन से मैच करेगा। चलिए समझ आ गया आपको रिलेशन। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ NO, इसका क्या होता है, चलो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, NO और TU, MN मतलब 14 एंड 15। ठीक है, इसमें +5 करता हूँ मैं, 20 आ जाएगा, दैट इज 20, TU 21। बिल्कुल सही मैच कर रहा है, राइट। आपने रिलेशन देखा ना, रिलेशन यही है जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, वही सेम रिलेशन यहाँ भी आ रहा है, राइट। और जब तक आपको सेम रिलेशन मिल रहा है ना, आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती फिर, राइट। चलिए सेम रिलेशन मिल गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। क्लियर? नहीं तो आपको मैं एग्जांपल देके दिखा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं फोर्थ को चेक करता हूँ DE/BA, और हम सभी को पता है दिस इज़ 4 5, सो +5 करने पे इट शुड बी 10। ओके ओके, आना क्या चाहिए यहाँ पे 10, मतलब जे आ चाहिए। ओके, बट इट इज़ 2 और इट इज़ 1, not aligned, only this option is aligning, that is option number A। relation you know very well, मैंने क्या ड्राइव किया इसके अंदर। चलिए चलो आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिलेशन को ड्राइव करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पहले जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको अलग से लिख लिया, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके। इससे क्या हो गया, अब आपको रिलेशन ड्राइव करने में और ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर हो गया? यहाँ से चलिए, L को लिंक करना है हमें N से, कैसे करेंगे, ये देखिए L, इफ वी काउंट इट लाइक FGHIJKL MN, यहाँ पे क्या हुआ है +2, ओके, XY +1, आफ्टर दैट NMNOP again what +2, UV again what +1। समझ आ गया क्या हुआ कि अगर पहला जो लेटर दिया है अल्फ़ाबेट है उसमें +2 करेंगे तो हमें अगले आंसर वाले लेटर सब शब्द का पहला लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, QTBR। चलिए अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ, मैं Q के अंदर +2 करता हूँ, इसमें करता हूँ +1, इसमें करता हूँ +2 और इसमें भी करता हूँ +1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं? चलिए ओके, जस्ट अ सेकेंड, वेरी गुड। चलिए Q के बाद क्या आएगा, RS, इट मीन्स S विल कम हेयर। ठीक है, आफ्टर द T व्हाट विल वी गेट,
PQRS, T के बाद आएगा U, B के बाद C, D, R के बाद S। आपको क्या ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है SUDS? नो, नो, वेरी गुड। विच ऑप्शन इज दिस? C, C इज योर आंसर। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे हमने क्या रिलेशन ड्राइव किया, उसको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया। किसी भी बच्चे को इस पॉइंट तक कोई भी डाउट है तो बताइए। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, लिखा हुआ है आपके लिए हिंदी में भी और उसमें भी। कुछ नहीं किया था हमारे पास, लेट्स से ये 4 वो थे और ये भी 4 थे। क्या किया हमने? इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, एंड इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। दिस इज +2, दिस इज +2, दिस इज +1, दिस इज +1। अंडरस्टूड? समझ आया सभी बच्चों को यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जो हमको दिखाया गया है ये भी आपको लेटर एनालॉजी के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लेटर एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। MANTEL, इसको हमने कैसे कन्वर्ट करके लिख लिया यहाँ पे? NAMLET, ये था, इसे कन्वर्ट करके आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके, पोजीशन देखिए, ए अपनी पोजीशन पे है, ई भी अपनी पोजीशन पे है, एन अपनी पोजीशन से थर्ड से फर्स्ट पे आ गया, ये फर्स्ट से थर्ड पे चला गया। सिमिलरली इन्होंने क्रॉस कर लिया। समझ आया? दिस इज द रिलेशन विद विच द वर्ड मेंटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वर्ड विद लेटर्स NAMLET। ठीक है, नैमलेट। समझ आ गया? तो अब आपको सेम रिलेशन किस में लगाना होगा? चलिए मैं आपको ना यहाँ पे एक हिंट और देता हूँ, आज सिखाता हूँ। दैट इज, ध्यान से देखिए, जब भी कभी ऐसे होते हैं कि 3-3 के पेयर में लेटर्स हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि जो उनका सेंटर वाला है ना वो सेम उतर जाएगा नीचे, बाकी दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। समझ आया? अगर मैं बताता हूँ लेट्स से ये ABCD, अगर आपको 4 वाला दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है? नॉर्मली B और A इंटरचेंज कर लेते हैं, C और D इंटरचेंज कर लेते हैं, एंड ये अपनी पोजीशंस को भी चेंज कर लेते हैं। मतलब आंसर हो जाएगा आपका DCBA। समझ आया? वेरी गुड। जब आपको ऐसे 5 दिए होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें C आएगा एज इट इज, D जाएगा फर्स्ट, E जाएगा इधर, सिमिलरली यस A जाएगा इधर एंड B जाएगा इधर। कुछ ऐसे कन्वर्जन भी होते हैं। सो ये अलग अलग तरह के कन्वर्जन है। तो अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल ये वाला कन्वर्जन देख रहे हैं। इसके अंदर भी अगर मैं देखूं 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, A और T को ऐसे उतार दीजिए, A आ गया, T आ गया, Y को इस साइड उतार दीजिए, I को इस साइड उतार दीजिए, इधर V उतार दीजिए, इधर N उतार दीजिए। अब चेक कर लीजिए, NAVYTI, NAVYTI गलत, NAVYTI सही, NAV गलत, N गलत। क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर B। यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक तो बता सकता है, अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर को वेरीफाई करते हुए। दैट इज ऑप्शन नंबर B जो हमने दिखाया अभी। चलिए, यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया। अब आपके सामने आता है एक और वर्ड एनालॉजी या फिर लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, राइट? अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको ये बताना है, ठीक है? चलिए, क्या कहा गया आपसे कि ट्यूसडे, और लिख लेते हैं इसको TUESDAY। ओके, ट्यूसडे को कन्वर्ट किस में किया गया है? UFSCAX। यहां तक समझ आ गया? चलिए, ओके ओके। टी के बाद क्या आता है?
अगर हम सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरीज देखते हैं, व्हाट इज दिस? PQRSTU, इट मीन्स अ +1, दैट इज इट. देन U एज इट इज. E के बाद क्या आता है? F, फिर S एज इट इज. इतना हो गया. D से पहले क्या आता है? -1 करके एज इट इज. इसमें -1. समझ आ गया? +1 0, +1 0, दिस इज +1 0, +1 0, -1 0, -1. दिस इज द पैटर्न दैट यू हैव टू फॉलो. समझ आ गया? देखिए, जैसे ही आपने इस पैटर्न को यहां ड्राइव कर लिया, ठीक है, ये आपका लिंक बन गया, क्वेश्चन आपका इजी हो गया. चलिए कैसे, मैं दिखाता हूं आपको. ठीक है, चलिए, आपको वर्ड क्या दिया हुआ है? SQUAREE, ये दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? S के बाद क्या आता है? T. चलिए, T सब में है, वेरी गुड. Q एज इट इज, मतलब ये ऑप्शन आपका गया. ठीक है, U के बाद क्या आता है? V, आपका ये ऑप्शन भी गया. फिर A, सही है. R के बाद S, ये भी गया. ED. समझ आ गया किस तरह हमने कन्वर्ट किया है, क्या प्रोसीजर लगाया? दैट इज यस, यही प्रोसीजर है. इसमें आपने +1 किया, इसमें 0, +1 0, -1 0, -1. ओके, सबको यहाँ तक समझ आया? किसी बच्चे को कोई भी डाउट? ठीक है, ओके, वेरी गुड. चलिए, समझ आ गया यहाँ तक सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर हमने B मार्क किया है, वैसे तो हमने, आउट कैन बी T. देख लेते हैं एक बार. S, ओके, यहाँ पे QRS आएगा, मतलब -1, इट शुड बी Q. 0 and it should be D. Again, we have to check this thing. Okay, I missed this point, but we'll make the correction here itself. Okay, so it's not S, it will be Q. So option C will be your answer, right? Because the pattern that we are following is +1, 0, +1, 0, -1, 0, -1. This is the pattern that we are following in this chapter, right? Or in this question specially. चलिए, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया, पैटर्न भी आ गया आपके साथ, आपको आंसर्स मिल गया आपके. वेरी गुड. चलिए, अब ये आता है इस चैप्टर का आपका अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन लैटरल एनालॉजी पे बेस्ड है. ये क्वेश्चन आपका किस तरीके है, आपको क्या देखना है? देखिए, AEZ, ओके, EIY, ओके, IOX. अब देखो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ये नंबर तो उल्टे उल्टे आ रहे हैं. Z का Y से पहले X आ गया, इस X से पहले क्या आता है? W आता है. तो आपका ये गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचा. अब देख रहे हो कितना सिंपल है. जितना ज़्यादा आप ना ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आपने क्या एक रिलेशन फाइंड किया, आपको पता लग रहा है कि लास्ट में क्या हो रहा है, एक एक डाउन होता जा रहा है. Z से पहले Y से पहले X से पहले क्या बचेगा? W. आपने देखा एक ही ऑप्शन में W है. पर चलिए, इसमें एक ये लॉजिक है और एक लॉजिक भी है इसके अंदर. वो क्या कहता है? आपको वोवल्स पता है? AEIOU, यहाँ तक पता है. पहले हमने क्या लगाया? AE, फिर हमने यूज़ किया EI, फिर हमने यूज़ किया IO. अब क्या करेंगे? OU. राइट, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? क्या आंसर आ गया आपका? ये पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये लगाया, दूसरा क्या लगाया? Z, Y, X, W. ठीक है, अगर और भी जाएंगे तो यहाँ तक चलता जाएगा. ठीक है, तो पैटर्न ये रहेगा, इसके आगे यही लगाया हमने. ठीक है, सबसे पहले लगा दिया AE, EI, AB, IO, OU. अब खत्म हो गया, फिर UA, फिर
ई सिमिलरली चलता रहेगा पैटर्न लास्ट तक। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, इजीली समझ आ गया पैटर्न क्या लगाया है। 2 पैटर्न यूज़ किए हैं, एक तो वॉवल्स का, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए। नहीं है किसी को डाउट? चलिए अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। राइट, ये रहा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये टर्म इससे मैच कर रही है, आपको बताना है ये किससे मैच करेगी। चलिए देख लेते हैं पहले। ई सी एफ, ओके, ये कन्वर्ट हुई है किसमें, ई डी जी। ठीक है, ओके, आपको बताना है कि आई ई एच किस में कन्वर्ट होगा, ये आपको बताना है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं, तो इसका क्या आंसर हो सकता है देखेंगे आराम से हम। ओके ओके ओके, चलिए आप यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, 0 +1 ABCDEFG +1, तो कुछ ऐसा आ रहा है 0 करने पे। तो क्या आ रहा है, आई का आई आ जाएगा, ई का एफ जी, एच का आई, आई एफ आई ये आना चाहिए, बड़े ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। और कुछ तरीका देखते हैं। चलिए अगर मैं इसे क्रॉस में करता हूँ कि ये इसके साथ कैसा रिलेशन निकाल रहा है, रुकिए पहला हमारा काम नहीं किया। चलिए क्या रिलेशन है इसके साथ, इसका ई एफ मतलब -1 हो गया, इसमें बीच में क्या हो गया, +1 हो गया, क्रॉस में क्या होगा, ई एफ जी, ये +2 हो गया। करके देखते हैं। आई आपके पास क्या है, आई ई एच है। चलिए एच के अंदर हम करते हैं -1, क्या आ जाएगा ओके, एच के अंदर -1 करने पे क्या आ जाएगा, जी एच, ओके, ई एफ, ओके, आई का वर्ड आई +2 जे के, ये भी नहीं मैच करेगा। सो आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ अ स्टूडेंट कैन अप्रोच मल्टीपल क्वेश्चंस। अभी हमें आंसर नहीं मिला हमारा। ठीक है, चलिए और तरीके लगाते हैं इसके अंदर। मैं आपको हमेशा करके क्यों दिखाता हूँ अलग अलग मेथड से, क्या क्या आप अप्रोचेस लगा सकते हो। ठीक है, आंसर तो मैं आपको कभी भी दे सकता हूँ इसका। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसका क्या है, 5 3 और 6, राइट। इसमें क्या आएगा, 5 4 ई एफ जी 7, ये आ गया। समझ रहे हो आप क्या करना है आपको इसके अंदर, देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, सी एग्जैक्टली हमें छोड़ा किसको हुआ यहाँ पे, इसको, राइट, सी एंड डी ई एफ। तो आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, ये रहा। इसी तरह अगले में क्या आएगा, डी, अगले में आएगा डी, इसके बाद आएगा ई एफ, एफ छोड़ के जी। ओके, अभी समझ आया आपको हुआ क्या एक्चुअल में। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं जो बच्चों को एक बार में जल्दी से नहीं समझ आते। इनका कुछ रिलेशन आपस में ही बनेगा, देखिए चलिए आपको समझाता हूँ 1 बाय 1 क्या रिलेशन बन सकता है। चलिए क्लियर। पहला वर्ड क्या है, सी, टी ई, ठीक है, +2, ठीक है, डी ई +2 बेसिकली इधर, एफ इसमें +3, ये हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, डी ई। अब जहाँ इसमें ख़त्म किया है वहाँ शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ओके, ई था, डी ई +1, डी ई के बाद क्या आएगा, एफ जी
एफ जी का +2 इधर। समझा? सभी को समझ आया ये वाला पॉइंट? पहला सी दिया हुआ था बीच में, डी ई का ई लिख लिया, एफ लगा दिया। सी के बाद क्या लेंगे? अब डी लेंगे। डी का क्या करेंगे? ई एफ, डी एफ का ई एफ का वो रख लिया हमने ई, और बाद में रख दिया जी। इसी तरह हमने ई रखा, ई के बाद क्या आएगा? एफ जी। तो ई के बाद क्या आएगा? एफ जी। बड़ा वर्ड क्या आ जाएगा इसके अंदर? एच। सिमिलरली आपने यही किया, अगले वर्ड में क्या आएगा? एफ जी एच आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी एच आई। हम लोग अलग अलग वर्ड्स को पिक करते चल रहे हैं हर बार। पहले इसको पिक किया, फिर इसको पिक किया, फिर इसको पिक किया, अब इसको पिक किया, पूरे को। समझ आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं आए होंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं आराम से। अब क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और किस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहा है, राइट? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है? सी जी कॉलन ई आई। देखिए, सी जी कन्वर्ट हुआ है ई आई। अगर मैं सिंपल रिलेशन लगाना चाहूँ इसके अंदर, कोई सी से ई तक कितने में चला जाएगा? डी ई +2 जी एच आई +2। अब देखो, बहुत सिंपल रिलेशन मिल गया आपको ये वाला। इसमें आप इंप्लीमेंट करो, अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। एफ जी एच जे के एल, एच एल है कहीं आपके ऑप्शन में? नहीं है कहीं भी। अब ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा आपको हमेशा, क्योंकि आपने क्या देखा? ई एफ जी एच +2 में नहीं मिला, ठीक है। आफ्टर दैट जी एच आई यहाँ पे है, तो जे के एल। सो एच एंड एल आपको ऑप्शन में नहीं मिला, इवन आफ्टर यू आर यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी तो लग ही नहीं रही इसके अंदर। इस क्वेश्चन, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, पर इस क्वेश्चन में ये यूज़ नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा वो आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। ओके, ठीक है, ई आई। अब देखिए क्या हो सकता है। ओके, सी डी छोड़ के ई आ गया, ओके, जी एच छोड़ के आई आ गया। सी और डी में कितना गैप है आपको ये फाइंड करना होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, सी डी ई एफ जी +3 और यहाँ हुआ है, अगला डाल दिया ई एफ जी एच फिर आई। इसी तरह एफ आफ्टर दैट जी एच आई जे। सो वी नीड टू फाइंड अ लेटर जिसमें 4 का गैप हो। जे के ये नहीं होगा, आई जे नो, एल एम नो, जी एच आई जे के। दिस कैन बी योर आंसर, राइट, एंड दिस इज योर आंसर। आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं? इसमें +4 का गैप है, इसमें +4 का गैप है, इसमें बस यू नीड टू फाइंड अ वर्ड जिसमें +4 का गैप हो। यही तो करना था। ये आगे जी के, नॉट ऑलवेज यू विल फाइंड द रिलेशन इन द सिंपलेस्ट वे, राइट? दिस इज द रिलेशन, राइट? चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। सबको समझ आ चुका होगा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आंसर हो गया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट? ओके, चलिए, क्वेश्चन का सबसे पहला मेथड क्या है? जो दिया हुआ वर्ड उसको लिख लीजिए, डी एफ एच जे किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल एन पी आर। अब देखते हैं, डी से अगला रिलेशन है डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 8 टर्म्स आ गए हैं। इसको देखते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये भी 8 टर्म आ गए। मतलब इसमें कितना गैप है? 8। इसमें कितना गैप है? 8। एच आई जे के
LMNOP, बिल्कुल सही। इसमें भी इसमें कितना गैप है, +8। JKLMNOPQR। अब देखिए हमने रिलेशन तो फाइंड कर लिया, क्या ये रिलेशन इसमें लगेगा, सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए हमें इसमें भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बी के बाद क्या आएगा, CDEFGHIJ। क्या लगा ये रिलेशन, जे कहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, आइदर इज टी और यू। समझ आया, नॉट ऑलवेज द सेम रिलेशन विल वर्क, बट दिस टाइम द क्वेश्चन इज प्रीटी डिफरेंट। दिस टाइम आपको क्या दिया हुआ है, नीचे वाला वर्ड दिया हुआ है, आपको सबसे ना 8 माइनस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल उठाइए, पहले आपको क्या टी देखते हैं, UVWXYZAB, बिल्कुल सही, मतलब टी सही बैठेगा, ये गलत, ये गलत, ये आपका टी हो गया। अब एक्स चेक कर लीजिए, YZABCDE, ये तो गलत हो गया, वी से करते हैं, WXYZABCD, बिल्कुल सही। मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या था क्वेश्चन में, पहले हम इससे रिलेशन ड्राइव कर रहे थे, इसका, राइट, आपको क्या करना है, इससे ड्राइव करना है इसका रिलेशन। सो बेसिकली अगर जो चीज़ आप यहाँ पे +8 कर रहे हो, यहाँ वो हो जाएगी -8, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। जहाँ पे आप उसको एक तरफ प्लस कर रहे हो और सेकंड में क्या करोगे, इसे माइनस, बिकॉज आपको इस बार रिवर्स का रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है, राइट। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ आ गया होगा। चलिए आपके पास आता है 13th क्वेश्चन, जो कि शायद हमारा लेटर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, डी से ई जाएंगे +1, कोई डाउट, यू से वी के अंदर भी +1 है, चलिए LM भी +1 है, CD भी +1 है। देखिए रिलेशन तो हमने ये ड्राइव कर लिया, यहाँ तक देखो मैं बताता हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई, हमने कितनी बार रिलेशन ड्राइव किया है और मैक्सिमम टाइम हमें हमारा आंसर मिल गया, बट नॉट ऑलवेज, राइट। आपको आपका आंसर मिल गया, इसके बाद आपको ये चीज़ चेक करनी है, क्या जो आपने फाइंड किया है वह सेम चीज़ आपको दोबारा जो क्वेश्चन में दिया उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अगेन इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट रहेगा, क्या आपको पहले वाली टर्म फाइंड करनी है, दूसरी दी हुई है। इसका मतलब मैं ऐसे करता हूँ, GXOF, आप ना यहाँ प्लस था ना, इन सब में -1 कर दीजिए के। अब बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। जी से पहले क्या आता है, H, ABCDEFGH, F आता है सबसे पहले, तो ये ऑप्शन आपके दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, आपके पास ये दोनों बचेंगे। X से पहले क्या आता है, देखिए UVWX, W आता है ना, तो X से पहले आपका क्या आता है, W। चलिए और देखते हैं हम कुछ, ओके। O से पहले क्या आता है, देखो MNOP, क्या आता है, N आता है, चलिए। F से पहले आता है E, WFNP है यहाँ पे, NE, देखो ये सब तो सही मैच कर रहा है, बस एक यहाँ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन की मिस्टेक है ये, इसको यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, W, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, द प्रोसीजर इज दिस। चलिए एक सेकेंड आपकी क्लियरिटी के लिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, ये मेथड है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हल्का सा चेंज कर लेना, इट इज W एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये मेथड है रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया,
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी हम इसका आंसर हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? चलिए अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? लेटर एनालॉजी की। अब हम बात करेंगे वर्ड एनालॉजी के अंदर। इसके अंदर आपकी नॉलेज काम आएगी। याद करो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था ताजमहल वाला, उस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट इज रिलेटेड टू दिल्ली। इसका मतलब क्या है कि इंडिया गेट इज इन दिल्ली। मतलब जो इंडिया गेट है वो दिल्ली के अंदर है, ये पता लग गया। अब देखिए शिकागो इज अ प्लेस इन यूएसए, ये भी प्लेस है ये भी प्लेस है। चलिए एल्बाने इज अ प्लेस इन न्यूयॉर्क। ठीक है, आगरा का ताजमहल में है? नो, ताजमहल आगरा में है ना। चलिए इसी तरह चंडीगढ़ के अंदर क्या है? रॉक गार्डन, ना कि रॉक गार्डन के अंदर क्या है? चंडीगढ़। ऐसे नहीं होगा। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि शिकागो इज अ प्लेस इन यूएसए, राइट? सॉरी, ये भी एक प्लेस है ये भी एक प्लेस है। इसी तरह एल्बाने क्या है? एक मॉन्यूमेंट टाइप थिंग है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। समझे? यहाँ पे देखो प्लेस टू प्लेस है, अपोजिट हो गया। अगर ये लिखा होता ना कि ताजमहल इनटू आगरा तो ये आंसर हो जाता, या फिर रॉक गार्डन इज टू चंडीगढ़, बिकॉज पहले मॉन्यूमेंट आएगा उसके बाद उसकी प्लेस आएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अब एल्बाने कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क। ओके, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? समझ आया कैसे रिलेशन फाइंड करना है? ये आपका आंसर हो गया। समझ आया? वेरी गुड। अब देखिए पंजाब अमृतसर। पंजाब क्या है? एक स्टेट है जिसके अंदर क्या आता है? एक डिस्ट्रिक्ट क्या आता है? अमृतसर। समझ आ गया? गोल्डन टेम्पल के अंदर अमृतसर आता है? नहीं, अमृतसर आता है इसके अंदर, उल्टा लिखा हुआ है। मॉस्को क्या रशिया के अंदर आता है? रशिया क्या मॉस्को के अंदर आता है? नो, मॉस्को है जो रशिया के अंदर आता है, तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। समझ आ रहा है किस तरह इन्होंने रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है चीज़ों को? बस वो चीज़ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिसको जल्दी समझ आ जाएंगी वो अच्छे से आंसर्स मार्क कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? इंडिया एशिया। क्या एशिया इंडिया के अंदर है? नहीं, इसको उल्टा करिए, इंडिया इज इन एशिया, बिकॉज ये क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? एक कंट्री है। आगरा ताजमहल, इसका मतलब क्या ताजमहल आगरा के अंदर है? भाई बिल्कुल है, इसमें क्या सोचने की बात है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आगरा। यहाँ क्या आएगा? ताज महल। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, किसी बच्चे को, एक भी बच्चे को यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। ओके, चलिए समझ आ गया ना हम किस तरह का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। इनिशियली हमने क्या किया था? लेटर्स के लिए फाइंड किया था, राइट? लेटर एनालॉजी लगाई थी। ठीक है, अब हमने इसके बाद किया लेटर, हम कर रहे हैं वर्ड एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में हमने क्या किया? किस तरीके से एक अल्फ़ाबेट मूव कर रहा है, उसका क्या डिकोड हो क्या आ रहा है वो, राइट? अब हम क्या कर रहे थे कि क्या रिलेशन है, जैसे पंजाब अमृतसर का क्या रिलेशन है? हमें पता है कि अमृतसर पंजाब के अंदर आता है, इसी तरह ताजमहल आगरा के अंदर आता है। सेम रिलेशन फाइंड किया हमने। जैसे ही आपको सेम रिलेशन मिल जाएगा आपका क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया हर बच्चे को? चलिए इसका आंसर क्या हो गया? जिस प्रकार से अमृतसर पंजाब के अंदर आता है उसी प्रकार ताजमहल आगरा के अंदर आता है। क्लियर? हर बच्चे को यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं इस अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्या दिखाया हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। चलिए क्या दिया गया है? 16वें क्वेश्चन की डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ऑब्टेन करना है हमें सही आंसर। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे कि आपको क्या क्या दिया हुआ था?
आपको दिया हुआ था, ठीक है, आपको दिया हुआ था x/y, आपको a/b फाइंड करना था। a/what फाइंड करना था आपको, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ओके, हर बच्चे को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है एक ब्लैंक इज टू मेल्ट, कॉमा दिस इज टू ब्राइट इज टू व्हाट। ये पता करना है आपको। दो ब्लैंक आ गए, इसके लिए आपको पहला ब्लैंक के लिए ये दिया हुआ है, सेकंड ब्लैंक के लिए ये दिया हुआ है। देखो मेल्ट क्या करता है, लिक्विड का भी मेल्ट करता है क्या? नहीं, लिक्विड गलत, तो मतलब ऑप्शन ए गया। आइस मेल्ट करती है, बिल्कुल। हीट कभी मेल्ट नहीं करती, हीट मतलब ऑप्शन सी, ये भी गया। डी क्या है? फ्रीज। चलिए वेट करते हैं, फ्रीज का उल्टा होता है मेल्ट। चलिए ब्राइट, ब्राइट का लाइट नो, कलर नो, आर और एस हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा एक ही बचा, दैट इज डीपी। इट मीन्स मेल्ट का क्या हो जाएगा? फ्रीज, एंड ब्राइट का क्या हो जाएगा? डल। उल्टा शब्द मतलब एंटोनियम्स। समझ आया यहाँ तक हर बच्चे को एंटोनियम्स की बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, पढ़ के पता लग जाता है कि हम उसके एंटोनियम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स की बात करेंगे। अब जिस बच्चे को इसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा कि अब एंटोनियम सिनोनिम्स हम कहाँ से याद करेंगे अब, या कहाँ से पढ़ेंगे, सिंपल सोल्यूशन है बहुत। इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए, उसके अंदर एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और भी कई तरह के रिलेशंस को मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। उतना भी कर लोगे ना, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा एग्जाम क्रैक करना, राइट। चलिए ऑप्शन डी आपका क्लियर हो गया। क्या था ऑप्शन डी? डीपी, दैट इज डीपी, वेयर व्हाट स्टैंड फॉर डी? डी स्टैंड फॉर फ्रीज एंड पी स्टैंड फॉर डल। ओके, डीपी, दे स्टैंड फॉर फ्रीज and they stand for dull, ठीक है। this is antonym of melt, this is antonym of bright। I hope यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इसमें ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड वर्ड होंगे, आपको उसमें से ऑड वन आउट टाइप फाइंड करना होगा, या फिर इन तीनों के बारे में ये बताना होगा कि ये तीनों किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। समझ आया? चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्या है? मार्बल। पहला क्या दिया हुआ है? मार्बल्स। ओके ओके, मार्बल के अंदर क्या दिया हुआ है? सॉल्ट और जेनेसिस। मार्बल, सॉल्ट, जेनेसिस। अब ये तीनों टर्म्स किस चीज से रिलेटेड हैं? क्या ये कोल से रिलेटेड है? नो, कोल से तो बिल्कुल नहीं है, और सैंडस्टोन से भी नहीं है। चलो ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आपकी बात है, क्या ये लाइमस्टोन से रिलेटेड है या फिर क्वार्टसाइट से रिलेटेड है? दिस इज यूज फॉर स्टोन्स एंड ऑल, ठीक है। सो लाइमस्टोन एक वेरी स्पेसिफिक चीज है, दे आर रिलेटेड विद क्वार्टसाइट, राइट। इसका ऑप्शन ही आ जाएगा आंसर। मतलब आपको जो तीनों दी हुई है ना, ए बी सी, इन तीनों में एक कॉमन रिलेशन होगा, ठीक है। उस रिलेशन को फाइंड करना है। समझ आ गया? चलिए जैसे यहां पे क्या दिया हुआ है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, थायराइड एक वो है, एक पैनक्रियाज है। क्या ये लिवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, या एड्रिनल से रिलेटेड है? देखिए पिट्यूटरी हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, लिवर पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, तो लिवर इसका आंसर हो सकता है, किडनी नहीं है, तो इसका आंसर लिवर ही होना चाहिए फिर, बिकॉज पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस लिवर जनरेट करता है, ठीक है। एंड अगेन सॉरी, दिस इज पेनक्रियाटिक जूस ना, तो लिवर नहीं, पेनक्रियाज, थायराइड, ये सब क्या है? एड्रेनल है। ये सब एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो अब आपको इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। समझ आए यहाँ तक हर बच्चे को? चलिए अब हम करेंगे इसकी इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया है? देखिए
यहाँ पे ना 3 अलग अलग प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है, काफ़ी बच्चों ने प्लेसेस के नाम नहीं सुने होंगे, बिकॉज दीज प्लेसेस आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ये इंडिया के प्लेसेस नहीं है। तो इसकी जगह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेम्पल, चर्च और मस्जिद। यहाँ पे 3 चीज़ लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं क्या? ये है प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे लोग जाके पूजा करते हैं अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इस तरीके की। ठीक है, अब क्या हो गया? पहला आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, 3 आर सीट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, नेम ऑफ रिलीजन। ओके, नेम ऑफ एनी रिलीजियस बुक्स। सो बेसिकली ये सब आपको दिया गया है ना, ये सब क्या है? जैसे आपने गीता का नाम सुना है, ठीक है, आपने बाइबल का नाम सुना है, वो सब क्या है? वो रिलीजियस बुक्स हैं। इसी तरह ये दिए गए तीनों वर्ड्स भी ना, आप इसको सर्च आउट कीजिएगा, जिसको बच्चे को नहीं पता इनका मतलब, ये अलग अलग रिलीजन के ना उनके रिलीजियस बुक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ? दे आर नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। सो जिस बच्चे को नहीं पता इन बुक्स के बारे में, वो क्या कर सकते हैं? इन बुक्स का नाम सर्च करो, थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज रखो, बिकॉज नॉलेज रखना इज़ इंपॉर्टेंट जब भी आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बिकॉज जब तक आपके पास वर्सेटाइल नॉलेज नहीं होगी ना, तो रीजनिंग में आप कहीं ना कहीं स्टक कर जाओगे किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर। सो जिस बच्चे के पास थोड़ी वर्सेटाइल नॉलेज है, लाइक उसको थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में पता है, बायोलॉजी के बारे में पता है, मैथ्स भी आती है, करंट अफेयर्स भी पढ़ता है, इसके बाद बेसिक चीज़ें मतलब किचन के बारे में भी पता है, मैं तो ये बताता हूँ हाउसेस के बारे में पता है, लोकल एरियाज़ के बारे में पता है, तो अब हर एक चीज़ से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। मैकेनिक्स के बारे में पता है, समझ रहे हो? हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं अभी इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हम हर तरह की फील्ड को टच कर रहे हैं। हमने जूलॉजी के बारे में पढ़ा, बॉटनी के बारे में पढ़ा, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। सो रीजनिंग का सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आपको ओवरऑल नॉलेज इम्प्रूव करेगी एक तो, और जिस बच्चे को ओवरऑल नॉलेज अच्छी है वो रीजनिंग में कभी भी मार नहीं खाएगा, बिकॉज किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर लोगे, राइट? चलिए, ऑप्शन डी हमने मार्क कर लिया। इसके बारे में बताया गया है, सारी रिलीजियस बुक्स के बारे में बताया गया है। अब आप ये देखिए, ये क्या है? हिज, हूट और ट्रम्पेट। आपको नहीं लगता ये क्या है? ये साउंड्स हैं, ठीक है। ये क्या? जॉयस क्राइसिस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की आवाज़ें हैं, ठीक है। और ये कोई वॉर इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं, ट्रम्पेट एंड ऑल, या फिर दे आर साउंड मेड बाय सर्टेन क्रिएचर्स, मे बी ये क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और द टर्म यूज टू कनेक्ट वर्ड, नहीं, फोर्थ तो नहीं है। आप बताइए, ये बच्चे के रोने की आवाज़ भी नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, क्या ये किसी क्रिएचर के द्वारा क्रिएट की साउंड है या फिर वॉर इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, ठीक है। सो बेसिकली वर्ड, दे आर साउंड्स क्रिएटेड बाय अ क्रिएचर, से हिज, हूट और ट्रम्पेट। हिज स्नेक से आती है आवाज़, ट्रम्पेट की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह अलग अलग एनिमल, अलग अलग क्रिएचर जो अर्थ पे प्रेजेंट है, वो अपनी खुद की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई साउंड होता है, ओके। चलिए, अब इस चैप्टर का हम लास्ट पार्ट करेंगे, जो क्या है? नंबर एनोलॉजी। इसके अंदर हम 3-4 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर का एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। कंप्लीट चैप्टर, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट की बात करी थी। पार्ट 2 जहाँ पे हमने रिग्रेस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, राइट। इसके बाद होपफुली किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। अगर थोड़ी बहुत किसी को लगता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, उस टॉपिक की वीडियो के सेक्शन को देखिए और जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आपको इवेंचुअली उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, नंबर एनालॉजी है, जिसके अंदर हम क्या बात करेंगे? जैसे हमने लेटर्स के बारे में पैटर्न बनाया, ऐसे ही हम इसका भी पैटर्न बनाएंगे नंबर्स का। अब हमेशा क्या करना है? हमेशा पहला जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? 7584 आपको ये दिया हुआ है, ये आपको कन्वर्ट हो गया 4251। चेक करना है कि इससे इसका क्या रिलेशन है। और नंबर से केस में ना हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, आइदर प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह का कुछ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ एक। चलिए यहाँ देता हूँ मैं एग्जांपल आपको ना, जहाँ पे स्पेस थी हमारे पास। ये मैंने ये नंबर लिया 2341 और इस नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें 4682 में। कैसे आप पता लगाओगे? इसका रिलेशन इससे मल्टीप्लाई बाई 2, इसका रिलेशन इससे मल्टीप्लाई बाई 2, 4 का रिलेशन 8 से मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 का 2 से मल्टीप्लाइड बाई 2।
ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसके अंदर मैं एक तरीके की चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो आप इस तरीके के बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमने देखा, ये दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं करना, इसके सेम नंबर को लिख लिया पहले 7 5 8 4, नीचे क्या हो गया 4 2 5 1। अब 7 और 4 में क्या रिलेशन हो सकता है, बिकॉज ये डबल भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 3 आया, इसको क्या, ये भी 3 आया, ये भी 3 आया और ये भी 3। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट 3 3 3 को माइनस कर रहे हैं। तो इसमें से हम 3 3 3 को माइनस करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, कितना 1340, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ किया हमने इसके अंदर, जो आपका गिवन टर्म है उसमें से हमने 3333 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए अगला ये क्वेश्चन आ गया आपका अगला। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 225 हमारा 15 का स्क्वायर होता है, राइट। ओके चलिए 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर, और ये क्या होता है 256 होता है 16 का स्क्वायर। बेसिकली इसको हमने क्या लिखा, 225 से कन्वर्ट हुआ है आपका 257 में। तो 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 16 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक नंबर का ज़्यादा का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है 289, हमें पता है क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है ये, तो हमें किसका चाहिए 18 का स्क्वायर प्लस 1। 18 324 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 325। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर डी। समझ आया कि अब जिस बच्चे का मैथमेटिक्स भी अच्छा है वो एनालॉजी के इस पार्ट को अच्छे से सॉल्व करेगा। समझ आ रहा है। तो हर बच्चे का खुद का एक सेक्शन है कि ओके मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो आई विल डू मैथ्स वाला पार्ट अच्छे से, कोई बायोलॉजी में अच्छा है तो उसमें गलती नहीं करेगा। बट एक जो बच्चे को रीजनिंग में अच्छा मास्टरी करनी है उसको सभी चीज़ों की डिटेल्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स, बिकॉज सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। चलिए ऑप्शन क्या है हमारा डी। देखिए ये मैं अंडरलाइन करूँगा हर क्वेश्चन के बाद, ये आप एग्जैक्ट कह सकते हो जनरलाइज्ड मेथड है जो फॉर्मूला हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज़ किया है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। हम ये कर रहे हैं जिसका स्क्वायर दिया हुआ उसमें एक प्लस करके उसका स्क्वायर कर दिया और उसमें भी एक प्लस कर दिया। 15 था 16 का स्क्वायर प्लस 1, 17 था 18 का स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया ये, इसमें आपको बताना है कि क्या रिलेशन लग रहा है इन सब में, इसको देख के। देखिए आपको क्या लग रहा है 5 से 18 हो गया, कैसे हो सकता है ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3, ये हो सकता है बिकॉज कम क्या आ जाएगा ये 15 प्लस 3 18 आ जाएगा, राइट। आपको यही चाहिए, क्या ये इसमें लग रहा है, करके देखते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 कितना आया 90 प्लस 3 93 आया, ये तो आंसर नहीं बना, तो मतलब ये मेथड नहीं लगेगा। चलिए तो मतलब ये हमने ट्राई किया, ये मेथड फेल हो गया। और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से, आपको समझ आएगा। ठीक है, जिसको क्लियर हो गया उसको आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पे देखिए पहले, अच्छा हमने बाकी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। 21 इंटू 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 66, वेरी गुड। 19 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, इसमें क्या आएगा 61। 11 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 35 की जगह 36 आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 93, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 96 आएगा। ये फॉलो कर रहे हैं, ये अकेला लौता फॉलो नहीं कर रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 19 इंटू 3, ओके just a second students, we will just re-revise this, how we will do this. Okay, I'll just re-revise the complete this portion. चलिए ओके
ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा था आपको, पहले इसमें देखते हैं। 30 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 करने पे आपको क्या आउटपुट आ रहा है 93, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। इसे कीजिए 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, ये क्या आएगा 63 प्लस 3 66, ये फॉलो कर रहा है। 19 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, ये यहाँ पे कितना होगा 57 प्लस 3 होगा, ये 60 आएगा। इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, इट कम्स आउट टू बी 33 प्लस 3 66, ये भी फॉलो 36, इसको चेंज कीजिए यहाँ पे 36, ये भी फॉलो। तो ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है बस, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। मेथड आपको यहाँ मैंने फिर से मार्क कर दिया। कोई डाउट नहीं आता किसी बच्चे को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। क्या करना है यहाँ पे देखिए 1 9 2 सिमिलरली 2 8 2 सिमिलरली 3 7 2। इन सब में एक चीज़ सिमिलैरिटी है, क्या 9 10 11 12, इनके नंबर का सम 12 आ गया, इनके नंबर का सम भी 12 आएगा, इनके नंबर का सम भी 12। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ करते हैं 4 + 5 + 3 12, वेरी गुड। 4 + 6 + 1 11, 2 + 3 + 6 11, एंड 4 + 2 + 5 11। सही कौन सा आंसर है? ए। समझ आया? इसका जो डिजिट का सम है, ठीक है, डिजिट सम, ये क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, आपको बताना है क्या सेट फॉलो कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे कितना गैप है +7 का, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ पे कितना गैप है +9 का, बस ये चेक कर लीजिए कहीं आ रहा है क्या। ठीक है, अब इसको यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितने का है +7, यहाँ से यहाँ कितने का है +9, बाकी सब में फॉलो नहीं करेगा। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे फिनिश करता हूँ जल्दी से, बिकॉज एज सच आपको इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिक पता करनी है बस। चलिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा। पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 8, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे देखिए, ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या ट्रिक लग रही है, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए -1, आपको मिल जाएगा पहला टर्म। इसी तरह सेकंड में 2 का स्क्वायर कीजिए और -1 कीजिए, पहला टर्म मिल जाएगा। इसी तरह इसमें देखते हैं, अब अगर हम फर्स्ट पार्ट में 6 का स्क्वायर करते हैं, ये रिलेशन लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 6 का स्क्वायर करते हैं 36, ठीक है, और माइनस करते हैं पहली टर्म, क्या मिल जाएगी आपको वो टर्म? नहीं। सो इसी तरह आपको यहाँ पे दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करते हैं माइनस, अब 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे नहीं आएगा, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे 8 तब भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर -1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं 64, -1 63, ये आपका मैच कर जाएगा। इसमें क्या लाएंगे 2 टर्म्स, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे 8 स्क्वायर -1 दैट इज 64 -1 63, और यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर -1 दैट इज 9 -1 दैट इज 8। फर्स्ट टर्म इज, मिडिल टर्म इज योर 8 एंड द लास्ट टर्म इज 3। सो द आंसर इज 63 8 3। आई होप यहाँ तक हर बच्चे को इस चैप्टर की क्लियरिटी आ गई होगी, राइट। मैंने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर के अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। सो इस चैप्टर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के हमने ये सेकंड वीडियो ख़त्म करी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेकंड वीडियो के अंदर हमने ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस किया है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना इस चैप्टर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चंस, फिर थोड़ा मैथ्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, सभी का मिक्स क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बिकॉज इस चैप्टर का नाम क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग रिलेशंस विद डिफरेंट थिंग्स, राइट।
सब्जेक्ट का उसके टीचर से, वर्कर का उसके काम से, वर्कर का उसके टूल से, इसी तरह। सो विद दिस इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।